नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आपका और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर पहले चरण का मतदान यानी 19 अप्रैल को होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि राज्य के 120 ऐसे गांव हैं जहां लोग आज भी नेताओं को देखे बिना ही मतदान यानी कि वोटिंग करते हैं। आज़ादी के बाद से शुरू हुई संसदीय परंपरा में आज तक कोई भी सांसद इन गांवों में वोट मांगने नहीं पहुंचा है। यहाँ कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते कई सारी समस्याएं हैं। जब सांसद प्रत्याशी गांव में आते ही नहीं हैं तो समस्याएं सुनाए भी तो किसी। ग्रामीणों की ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले आपको मैं 2 केस के बारे में बता देना चाहता हूं। केस नंबर 1 नैनीताल की बात करूंगा। यहाँ के दुर्गम बेताल घाट ब्लॉक का जिनौली गांव है। यहाँ ग्राम प्रधान अनीता देवी बताती हैं कि यहाँ 300 वोटर है। पोलिंग बूथ गांव से करीब 5 किलोमीटर है। कार्यकर्ता जिस पोस्टर और बैनर से प्रचार करते हैं उसे देखकर ही यहाँ के मतदाता वोटिंग कर देते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ना तो वहाँ नेता जाते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का वहाँ पर प्रचार प्रसार होता है। जिस भी पार्टी का कार्यकर्ता पोस्टर चस्पा कर देता है उसी के आधार पर वोटिंग हो जाती है। केस नंबर 2 का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। चीन सीमा से लगे बागेश्वर जिले की कमस्यार घाटी का कपूरी गांव। यहाँ की ग्राम प्रधान धनवंतरी राठौर बताती हैं कि लोगों ने आज तक गांव में सांसद नहीं देखा है। यहाँ कई सारी समस्याएं हैं। जब कोई आए तो समस्या सुनाए। यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है वो जाता ही नहीं है दरअसल, और जब जाते ही नहीं है तो समस्या कैसे सुनाए गांव वाले की कई सारी समस्याएं हैं। पहाड़ के दुर्गम गांवों में मतदान से एक दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां पहुंच जाती है। मतदान केंद्र में ही रुकते हैं। भोजन स्कूल की भोजन माता बनाती है। एक दिन पहले सभी मशीनें चेक की जाती है। मतदान कर्मियों को सख्त हिदायत होती है कि गांव में किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह की व्यवस्था में सहयोग नहीं लेना है। नैनीताल के दुर्गम बेताल घाट ब्लॉक का जिनौली गांव, यहाँ प्रधान अनीता देवी ने बताया कि यहाँ करीब 300 वोटर है। पोलिंग बूथ गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने जाने में करीब लोगों को कई तरह की समस्या होती है। कार्यकर्ता जिस भी पोस्टर या बैनर यहाँ से प्रचार करते हैं, चस्पा कर देते हैं दीवारों पर, उसको देखकर यहाँ पर वोटिंग हो जाती है। अल्मोड़ा और गढ़वाल सीट पर देश में कम से यहाँ देश भर की जितनी भी सीट है सबसे कम मतदान यहीं पर होता है। और यहाँ का फैक्टर 2019 से आपको जोड़ के बता देना चाहता हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देश में 50 सीटें ऐसी थी जहां मतदान 50% से कम हुआ था। इस सूची में 23वें स्थान पर अल्मोड़ा और 49वें स्थान पर गढ़वाल की सीट थी। पौड़ी के जिला अधिकारी आशीष चौहान गढ़वाली बोली में मतदान जागरूकता के संदेश वाले पोस्ट कार्ड लिखकर मतदाताओं को भेजते हैं और जागरूक करते हैं। और देखिए, वोटर यहाँ पर वोटिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, नेता यहाँ पर प्रचार क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका एक खास जो महत्व है वो आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। यहाँ प्रचार के लिए अधिकतम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और जबकि हर लोकसभा सीट पर करीब 250 किलोमीटर एक लंबी यात्रा है। ऐसे में प्रत्याशी चाहकर भी गांव-गांव नहीं जा पाते हैं। यानी कि एक पहाड़ी इलाका है, उसे पार करने में या वहां तक पहुंचने में करीब 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, और शायद यही चाहकर भी वहां के जो नेता है, वहां के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंच नहीं पाते हैं। 250 किलोमीटर लंबा ये सफर होता है। ऐसे में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुर्गम पहाड़ियां हैं और गांव दूर दूर है, और इसके कारण ही वहां के जो मतदाता है उसके आधार पर वोटिंग कर देते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यहाँ का जो मतदान प्रतिशत है हमेशा ही राष्ट्रीय औसत से सर्वाधिक कम रहा है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग उतनी हो नहीं पाती है। मतदान केंद्र पोलिंग बूथ जो है बहुत दूरी पर स्थित होते हैं, और जिसके चलते यहाँ के जो मतदाता है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ के जो लोकसभा चुनाव में प्रभावित होते हैं, वोटिंग प्रतिशत कम होती है, यहाँ नेता प्रचार प्रसार करने नहीं जा पाते हैं। इसके कई सारे कारण मैंने आपको बताए हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, स्वागत करता हूँ आपका। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि यहाँ का जो वोटर फैक्टर है वो क्या रहता है, किस प्रकार से यहाँ पर वोटिंग होती है, क्योंकि अभी हमने देखा इस रिपोर्ट में कि नेता वहां पर प्रचार प्रसार करने ही नहीं जा पाते हैं, और उनके प्रचार प्रसार नहीं करने के पीछे की किंवदंतियां क्या है? बिल्कुल मनीष, मैं आपको बता दूं कि लगभग 120 गांव ऐसे हैं जहां जो चुनाव में प्रत्याशी खड़े होते हैं वो उन गांवों तक पहुंच नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यहाँ मनीष ये आ जाती है कि जो चुनाव का जो समय है वो बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि चुनाव के समय कम होने की वजह से जो है प्रत्याशी जो है
वो इन गांवों तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरा आपको बता दूं कि पहाड़ी रास्ते हैं, उनके जो रास्ते हैं वो भी प्रॉपर नहीं है। इस वजह से भी जो है वहां पर उन गांवों तक जो है नेता नहीं पहुंच पाते। तो दूसरी बात मैं बता दूं मनीष के यहाँ पर लगभग आजादी से आजादी को लगभग 75 साल हो चुके हैं, लेकिन 75 साल में अब तक यहाँ कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। और जो गांव वालों की समस्या है, अब समस्या की बात करें तो जब सांसद महोदय या विधायक महोदय उन गांवों तक पहुंच ही नहीं पाते तो उनकी समस्या का निदान कैसे होगा? मनीष। बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र जी, करीब 120 से अधिक गांव हैं जहां नेता वोट मांगने नहीं जाते हैं। 75 साल बीत चुके हैं आज़ादी के। देश की आज़ादी जब हुई तब हमने एक देश के लिए इसके विकास के लिए हमने वोटिंग का सिस्टम रखा। हमने लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया कि शायद इनकी जो बेहतरी है वो हो पाएगी, इनका विकास हो पाएगा। चौतरफा विकास के लिए, देश के चौतरफा विकास के लिए हमने वोटिंग सिस्टम रखा। लेकिन यहाँ पर सबसे कम मतदान होता है। इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा कारण जो ये है कि जैसे प्रत्याशी की घोषणा होती है तो उसमें बहुत कम समय बचता है, तो प्रत्याशी को जो है वहां तक पहुंचने में काफी समय लगता है। गाड़ी लगते हैं नहीं हो पाते। और पगडंडियां बनी होती हैं, तो पगडंडियों की वजह से प्रॉपर जो है वो भी नहीं बन पाता है। तो जो मनीष सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है उनकी यही आती है कि यहाँ पर जो है प्रत्याशी को समय मिलता है। जी मनीष। लेकिन इस समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है? क्योंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान होना ज़रूरी है। जब यहाँ पर नेता मंत्री दौरा ही नहीं करते हैं तो उनको समस्या से दो चार कैसे हो सकते हैं वो लोग? उनको समस्या से दो चार होना पड़ेगा, आमना सामना करना पड़ेगा समस्या से, तभी उसका समाधान हो पाएगा। नेताओं को जाना चाहिए, भले चुनाव के दौरान ना जा पाए लेकिन चुनाव जीतने के बाद तो जा ही सकते हैं। 5 साल का एक लंबा अंतराल रहता है। बिल्कुल मनीष, वहाँ चुनाव जीतने के बाद जो नेता, आपको पता है तराई जैसे प्लेन क्षेत्र है वहां नहीं नेता शक्ल दिखा रहे, पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ शक्ल दिखाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि सांसद जब चुने जाते हैं तो सांसद जो है अपने जितना भी जो बोझ होता है सारा विधायक के ऊपर डल जाता है। और विधायक जो है इन 5 सालों में जो समस्या है उनका निदान नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी बाद में आ जाए ग्राम प्रधान, तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान जो है उस तक जो है जो सुविधाएं होती है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, वहां तक उन योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता। मकसद ये कारण यही है कि नेता वहां विकास करना चाहते ही नहीं, क्योंकि अगर आजादी के लगभग 75 साल हो चुके हैं तो 75 सालों में कम से कम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुधार आना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात बताऊँ, नैनीताल जो क्षेत्र है मनीष, वो नैनीताल क्षेत्र ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी छोटा क्षेत्र है। तो जो यहाँ के सांसद है वो इस गांव में लगभग जो नैनीताल पास में है वहां नहीं झांक पा रहे। तो जो दुर्गम क्षेत्र है वहां की तो बात ही क्या करें। तो सबसे बड़ी बात मनीष यही आती है कि कहीं ना कहीं इन नेताओं को जो जनप्रतिनिधि जिनको चुन के जनता बीच में लाती है, जिनको कुर्सी पर बैठाती है, तो उनकी कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो इस जिम्मेदारियों से जो है बचते नजर आते हैं। और जो बचते नजर आते हैं तो जो इनका खामियाजा है वहाँ के जो ग्रामीण है उनको भुगतना पड़ता है। और आपको बता दूं कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ कार्यकर्ता ही जाते हैं, पोस्टर दिखाते हैं और पोस्टर को देखते हुए जो मतदाता है वो मतदान कर देता है। जी भाई। बिल्कुल। ये तो देखिए भूपेंद्र जी, ये तो वो हिंदी फिल्मों का सीन सा लगता है कि एक डॉन है, अगर उसका भाई खड़ा हुआ है या वो खड़ा हुआ है, इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, तो उनके कार्यकर्ता है, उनके जो भाई लोग रहते हैं वो दीवारों पर पोस्टर चस्पा कर देते हैं, हिदायत देते हैं कि आपको इन्हीं पर वोट देनी है। ये तो वो वाला सीन लगता है हिंदी फिल्मों वाला। बिल्कुल मनीष, जाहिर सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीणों पर जो उम्मीदें होती हैं, तो जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर उम्मीदें जगाते हैं कि आप इनको वोट करोगे तो आपके गांव का विकास होगा। तो उन्होंने ये गाँव जो पहाड़ के जो गाँव के लोग होते हैं ये बहुत भोले भाले होते हैं, तो इनको जो है वो इनके भोलेपन का जो फायदा है वो प्रत्याशी उठाते हैं और उसके बाद उस गाँव की तरफ नजर उठा के नहीं देखते। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है भूपेंद्र जी, लेकिन यहाँ तो प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो जाएगी। अगर प्रतियोगिता ही नहीं रहेगी दो प्रतिद्वंदियों के बीच में, तो लोगों का विकास कैसे होगा? वहाँ कम से कम लोगों को ये चुनने का मौका तो दिया जाए कि आपको चुनना किसे है। नेता वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पहुँचकर अपनी बात रखिए, अपना एजेंडा बताए, पार्टी का एजेंडा बताए और ये देखे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं देंगे, उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ एजेंडा है उनके पिटारे में। ये बात अगर जनता के पास में जब तक नहीं जाएगी, जनता का विकास होगा कैसे?
नेताओं को जाना चाहिए वहां पर। अगर हम ये कह रहे हैं कि 19 अप्रैल को चुनाव है, पहले फेज की वोटिंग है, तो आपको फरवरी महीने में जाना चाहिए था, मार्च के महीने में जाना चाहिए था, आपको कम से कम 2-3 महीने पहले जाकर पूछना चाहिए था लोगों से। बिल्कुल मनीष, सबसे बड़ी बात यहाँ आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो चुनाव प्रचार होता है, जो चुनाव वोटिंग होती है, तो अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दे दी जाती है कि आप ग्रामीणों से भी कोई बात नहीं करेंगे, ना उनकी कुछ सुविधाओं का उनको उनसे कुछ सुविधाएं नहीं दी जाती। मैं बता दूं लगभग 5-5 किलोमीटर की दूरी पे जो बूथ बनाए जाते हैं, तो वहाँ काफी जो अधिकारी जाते हैं तो उनको काफी समस्या उठानी पड़ती है। देखो तो वहीं कहीं ना कहीं गाँव वाले हेल्प करते हैं, लेकिन जो ये गांव है यहाँ पर अधिकारियों को उनकी उनसे कोई भी सुविधा लेने के लिए सख्त हिदायत दी जाती है कि आप उनको उनसे कोई गांव वालों से कोई भी सुविधा नहीं लेंगे। वहीं जब जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें जो भोजन माता होती हैं वही इनका खान पान करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको भी चाहिए कि वहां जाके जो वहां के मतदाता है उनको जागरूक करें और उनके अंदर जागरूकता लाएं। और इसकी वजह कारण मेरी सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पहाड़ पे वोट प्रतिशत है वो बहुत कम होता है। वो इसीलिए कम होता है क्योंकि उनको जो है जागरूक नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। जी मनीष। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि 5-5 किलोमीटर के अंतराल में बूथ होता है, तो लोग 5 किलोमीटर कैसे जाएंगे? दुर्गम पहाड़ियां हैं, लंबा रास्ता है, साधन का अभाव है। ऐसे में क्या प्रशासन को ये नहीं चाहिए था कि उसी गांव में, जहां गांव स्थित है, जहां लोग रहते हैं, वहीं पर बूथ की व्यवस्था की जाए? वहीं बूथ होगा तो इससे क्या होगा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। जैसा कि हम अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा था कि देश भर में अगर सबसे कम मतदान अगर कहीं होता है तो उत्तराखंड में ही होता है। उत्तराखंड में भी 2-3-4 ऐसे जिले हैं, वहां पर होता है। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगी कैसे? लोगों को जब सुविधाएं ही नहीं मिलेगी तो वो वोट डालने नहीं जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो शासन प्रशासन को कहां कहां ध्यान देने की जरूरत है, भूपेंद्र जी? बिल्कुल मनीष, देखो सबसे बड़ी बात, चलो ये तो दुर्गम गाँव की बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ एक कई ऐसे गाँव भी हैं जो अब इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। कारण क्या है कि वहाँ पर जो प्लेन क्षेत्र है वहाँ गाँव का विकास नहीं हुआ। पहाड़ी क्षेत्र तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो तराई के जो क्षेत्र, तराई के जो गाँव है वहाँ विकास नहीं हुआ तो पहाड़ी गाँव में कहाँ से विकास हुआ? जहाँ चलने के लिए पगडंडियों का इस्तेमाल होता है, कहीं भी खतरा होता है कि पगडंडी से अगर जरा सा भी आदमी इधर उधर हुआ तो समझ लो मौत निश्चित है उसकी। तो कहीं ना कहीं जो नेता है इनको चाहिए कि जो गांव वाले हैं उनके लिए प्रॉपर रास्ते की सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो। और मनीष सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो चुनाव बूथ होते हैं वो सरकारी जगह, सरकारी स्कूलों में बनाए जाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर स्कूल बनाया गया है सरकारी, जहाँ ये पोलिंग बूथ रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नेता जो है अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और इन जो मतदाता है इनकी समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं करना चाहते। यहाँ साफ साफ तौर पर मनीष यही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए 2 सीटों के बीच का अगर हम अंतराल निकालें, करीब करीब 250 किलोमीटर की दूरी, अल्मोड़ा और जो गढ़वाल, ये 2 सबसे मोस्ट जिले हैं जहां पर मतदान कम होता है और इन दोनों सीटों पर देश भर में सबसे कम मतदान होता है। अब देखिए 2 सीटों की दूरी 250 किलोमीटर एक लगभग है, इससे अधिक भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। तो क्या यहाँ के जो नीति नियंता हैं, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो या फिर सरकार ही क्यों ना हो, क्योंकि सरकार को सोचना पड़ेगा। प्रशासन अगर कुछ बनाकर भी देता है तो सरकार को मोहर लगानी है, सरकार के पास में रिपोर्ट तो जाती होगी। सरकार को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए कि जो दूरी है उसको कम किया जाए। लोगों के बीच में जब दूरी कम होगी तो लोगों के बीच में एक आश्वासन जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा और लोग कहीं ना कहीं अपने वोट की कीमत समझेंगे। बिल्कुल मनीष, अगर ये दूरी कम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि जैसे उत्तराखंड में जो सांसदीय लोकसभा सीटें हैं वो 5 सीटें हैं और जितनी भी जो ये 5 सीटें इनकी जो है ये 250 किलोमीटर के दायरे में आती हैं। तो जो इनका जगह दायरा कम कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी खड़े होते हैं वो इस जो दुर्गम गाँव है जहाँ विकास की लहर अभी तक नहीं है, जहाँ एक तरफ चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो बीजेपी सरकार हो, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन यहाँ तो गाँव में जो गाँव के लोग हैं जिनमें सुविधाओं को ये नहीं पहुंचा पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही सरकारें जो है यहाँ विफल दिखाई देती हैं। जी मनी, बिल्कुल ठीक है। देखिए चूंकि हमने देखा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए धामी सरकार ने क्या कुछ किया।
उन्होंने देश भर के निवेशक को यहाँ पर खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम भी किए, यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी यहाँ पर की, तो नेशनल समिट भी हमने देखा कि नेशनल समिट भी हुई। लेकिन जब तक यहाँ के गाँवों में मूलभूत बुनियादी सुविधा नहीं होगी तो उन इन्वेस्टमेंट का क्या औचित्य रह जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट आएगा उनको खर्च कहाँ कर रही है सरकार? सवाल तो ये भी है, क्योंकि सरकार कह रही कि हमने इन्वेस्टमेंट लेकर आए, 2 लाख करोड़ का आया, 5 लाख करोड़ का आया, वो पैसे गए कहाँ? गाँवों का विकास कहाँ हुआ है? अगर विकास गाँवों में नहीं पहुंचा है तो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कई सांसद महोदय तो ऐसा है और कई विधायक महोदय ऐसे हैं जो जो बजट आता है उसको वापस ही कर देते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि हमारे कौन से क्षेत्र में, कौन से गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचने चाहिए। नहीं, बजट से अलावा यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात है। बिल्कुल, बजट से किससे ज्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात है भूपेंद्र जी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार ने कितना कुछ किया। हमने देखा, तस्वीरें हमने देखी, इन्वेस्टर समिट हुई, इन्वेस्टर समिट में कई देशों के जो दिग्गज कंपनियां हैं वो आई, उन्होंने संभावना जताई कि हम उत्तराखंड में निवेश करेंगे, निवेश करने के लिए MOU साइन भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन विकास कहाँ है? सवाल ये है। बिल्कुल मनीष, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, जो विकास कार्य, क्योंकि इनके कंधों पे जिम्मेदारी होती है गांव के विकास, शहर के विकास की, तो कहीं ना कहीं ये शहर का विकास ज्यादा करते हैं, लेकिन गांव का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, यहाँ के जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, पहाड़ के क्षेत्र के जो लोग हैं, ये बहुत भोले भाले सीधे हैं, और कई गाँवों में ऐसे गाँव है जहाँ सिर्फ पहाड़ी के अलावा उनको हिंदी भी नहीं आती। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो इनको पहाड़ी गीतों के माध्यम से, पहाड़ी भाषा के माध्यम से अपने जो प्रत्याशी है उनके लिए बोला जाता है कि इनको वोट करो पहाड़ी भाषा में। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं, जो ये भोले भाव वाले जो गाँव के लोग हैं, जो मूलभूत सुविधाएं गाँव के लोगों को मिलनी चाहिए, ये सांसद और विधायक दोनों को ही देखना चाहिए कि जो गांव का विकास है उस गांव के विकास को, जहाँ विकास जुड़ता है उस गांव को विकास दिया जाए। जी मनी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे कितने गांव हैं भूपेंद्र जी जहां पर नेता पहुंच ही नहीं पाते हैं? हमने तो आंकड़ों में 120 देखा, 110 भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एक सटीक आंकड़ा देखें, सटीक गांवों की बात देखें, तो ऐसे कितने गाँव हैं जहाँ नेता आज तक पहुंचे ही नहीं है? लगभग देखो, अंदाजा अगर लगाया जाए तो 120 का अंदाजा है, लेकिन मनीष जो गांव है यहाँ पर क्या है कि जो पहाड़ियां, जो चोटियां हैं, ये अलग अलग जगह पे जो एक गांव बनता है, तो वो गांव के जो घर हैं उनकी दूरी भी लगभग आधा किलोमीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, तो इस तरीके से ये गाँव बनाए जाते हैं। और कहीं ये जो घर है ज्यादा दूरी होने की वजह से जो है, जो अलग अलग घर होने की वजह से जो नेता है वो एक घर में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो दूसरे घर, जो जैसे उस घर से दूसरे घर की जो दूरी है लगभग 100 मीटर या 200 मीटर या 500 मीटर है, तो वहां नहीं पहुंच पाते। तो जो ये जो गांव है जो जिनका जिक्र किया जा रहा है 120 गाँव का, ये गाँव ऐसे हैं जो पहाड़ की तलहटी में है या फिर पहाड़ की चोटी पर। जी मनी, तो क्या यहाँ पर रोड भी नहीं है, सड़कें नहीं है, क्या यहाँ पर जाने का कोई मार्ग नहीं है? नहीं मनीष, यहाँ ये जो जैसे अगर घर बना है पहाड़ की चोटी पे तो पगडंडी बनी है, अगर तलहटी में है तो तलहटी में भी पगडंडी बनी है, तो उसी पगडंडी से जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी आना पड़ता है, और जो नेता तो फिर जो उस पगडंडी पे चलने को तैयार नहीं होते। नेता यहाँ के जो रोड है, रोडों की हालत खस्ता, तो पगडंडी की हालत आप समझ सकते हैं इससे कि क्या हालत होगी। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है, जो परेशानियां हैं, जो यहाँ के वोटर हैं उनको जागरूक होना चाहिए, उनको ये अपील करनी चाहिए। तो वोटर जागरूक होंगे कैसे? जब तक उनको जागरूकता के कार्यक्रम नहीं चलाए जाएंगे, उन तक जागरूकता के इंतजाम नहीं पहुंचेंगे, सुख सुविधा नहीं पहुंचेंगी, तो वो जागरूक कैसे होंगे? देखिए भूपेंद्र जी, एक स्वाभाविक सी बात मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास में जब बुनियादी सुविधाएं होती है तब हम इससे इतर सोच पाते हैं। जब हमारे पास में बुनियादी सुविधा नहीं होगी तो हम उससे इतर सोच कहाँ पाएंगे? हम तो रोटी, कपड़ा, मकान, इनमें ही उलझे रहेंगे। तो लोगों को जागरूक होने का मौका कहाँ दिया जा रहा है? अगर उनको सुविधाएं दे देंगे, उनको रोड देंगे, सड़क देंगे, वोटिंग का अधिकार जो है उनका वो सुचारू रूप से वो देने लगेंगे, मतदान का जो संसदीय परंपरा है वो समझेंगे, लोकतंत्र समझेंगे, तो इससे उतर सोच पाएंगे ना वो। हमने तो सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया है उनको। बिल्कुल मनीष, सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बता दूं, पहले जैसे मैंने बताया था कि यहाँ सबसे जो पार्टियां हैं वो एक तो प्रत्याशियों की घोषणा काफी लेट करती है, तो जब प्रत्याशियों की घोषणा लेट होती है तो प्रत्याशी जो है
वो गांव गांव तक वो पहुंच नहीं पाता। कई जगह ऐसी है जो छूट जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो मतदाता जिनसे हम वोट ले रहे हैं, तो उनको जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है, उनसे भी हम उनको अवगत कराएं। तो ये सरकार का एक कर्तव्य बनता है, सरकार का एक फर्ज बनता है कि जनता के बीच जाके, जहां वो नहीं पहुंच सकते, वहां अपने नमुंदे भेज के और जो अधिकारी लोग हैं उनको भेज के उन सुविधाओं का जो लाभ जो गांव वालों को मिलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है भूपेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव की गूंज है और देश भर में प्रचार प्रसार जोरों पर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के करीब 120 गांव ऐसे हैं जहां लोग आज भी नेताओं का चेहरा नहीं देखते हैं, बिना चेहरा देखते ही वोटिंग करते हैं। और बता दें कि आज़ादी के बाद से जो संसदीय परंपरा शुरू हुई है, गांव वालों तक ये संसदीय परंपरा की भनक आज तक लगी ही नहीं है। नेता जब वोट मांगने नहीं जाएंगे तो लोकतंत्र को क्या खाक समझेंगे। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।